नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी, मेरे साथ हैं रंजीत झा। बात करेंगे हम आरक्षण की। 1947 से पहले देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चली। 1947 के बाद से समानता की लड़ाई चल रही है। ये समानता जो है सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पर दोनों पे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको बराबरी लाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हम आरक्षण का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल ही अजय आलोक जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि जो व्यक्ति या जो परिवार एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका है उसे दोबारा रिजर्वेशन न दिया जाए। वही जब इससे नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो आरक्षण का मॉडल है उसे केंद्र में भी लागू किया जाए, क्योंकि इससे संपूर्ण विकास होता है, सभी का विकास होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जाति आधारित जनगणना की भी बात की। आपको हम बता दें कि बिहार मॉडल आखिर क्या है रिजर्वेशन का। यहाँ पर बता दें आपको हम कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 16% का रिजर्वेशन का व्यवस्था है। एसटी के लिए 1%, पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उसमें 2 कैटेगरी बांट दिया गया, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को 18%, और आरक्षित वर्ग है महिला के लिए 3%। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35%, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को 2%, सभी श्रेणी में विकलांगों को 3% क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है। वही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों के लिए 10% का आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। बात करेंगे हम कि क्या बिहार का जो आरक्षण व्यवस्था है ये अपने आप में संपूर्ण है क्या कि इसे देश में लागू किया जाए। रंजीत सर, पहला प्रश्न, क्या अगर बिहार में ये आरक्षण फॉर्मूला जो है वो सचमुच में जो सर्वांगीण विकास सभी के विकास के लिए अगर बेहतर है तो आखिर बिहार में इसका लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। आरक्षण की बात उठी है आदेश जी तो कई सारे मुद्दे सामने घूमने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है जो आरक्षण की आपने कहा कि सामाजिक समानता की बात होती है, आर्थिक समानता की बात होती है। आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण तो है नहीं। और नीतीश कुमार अभी हाल में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जातियों के अगर आंकड़े एक बार पता चल जाए तो उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। और फिर आगे का जो आरक्षण का मामला है तो फिर जाति के आधार पर जो हम जब देखेंगे किस वर्ग में क्या गरीबी है, कितने लोग कमजोर हैं, कितने लोगों का विकास नहीं हो पाया, कौन समान रूप से आगे नहीं बढ़ पाया, इन सब चीज़ों को लेकर के एक अलग दिशा निर्देश तय होगा। फिर सारी चीज़ें होंगी। बिहार के जो आपने फॉर्मूले की बात बताई, जो आरक्षण का आपने प्रतिशत बताया, वह केंद्र में लागू होना। केंद्र भी जो है आरक्षण को लेकर के तैयार है। आपको बताते हैं 1993 में जो है ये केंद्र सरकार जो है अपने नौकरियों में आरक्षण देना शुरू की थी। मंडल आरक्षण का नियम लागू हो गया था और उसमें करीब करीब शामिल हुई थी 2633 उसमें जातियाँ जो भी हैं सब वो सब थी। उसमें जब रिपोर्ट देखा गया 2.5 दशक के बाद तो करीब करीब 1000 से अधिक जातियाँ जो है उस चीज़ से वंचित रह गई थी, जिन्हें अभी भी वो चीज़ें वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। यानी आरक्षण का नियम तो बनता है, रिपोर्ट तो तैयार होती है, लेकिन जब उसको धरातल पे उतारने की बात होती है तो यहाँ पे मामला फिसड्डी हो जाता है। वो चीज़ें समान रूप से सामने नहीं आ पाती हैं। अगर पिछड़ा में कोई अति पिछड़ा अगर वर्गीकृत किया गया है तो उस अति पिछड़े को कितना लाभ मिल पा रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में उस अति पिछड़े को कितना लाभ मिला है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप आरक्षण कर तो देते हैं, लेकिन जब मौका आता है उस चीज़ के लाभ को उठाने का तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। हमने एक आंकड़ा देखा कि आरक्षण का विरोध चलते रहता है देश में कि आरक्षण का विरोध खत्म होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। 27% जो आरक्षण है ओबीसी का, हाँ, उसमें से आप यकीन करेंगे कि 15% ही उस कोटे से सीट बढ़ाता है, 12% खाली रहता है इतने साल बाद भी। तो दरअसल ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं, केंद्र में आरक्षण की बातें चर्चा तो हो रही हैं। तो सामने आ जाता है उसके बाद सरकार ने जब देखा कि इतने सारे लोग वंचित ही हैं आरक्षण से तो क्यों ना इस पर एक बार फिर से इसको नए सिरे से सोचा जाए कि ऐसा क्या किया जाए कि फिर से सब लोगों को लाभ मिल सके। तो इन्होंने जो है आप जिस आयोग की चर्चा कर रहे थे अभी से पहले हमारे बीच कि रोहिणी आयोग की आप बात कर रहे थे कि रोहिणी आयोग, ये आयोग नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में उनसे कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए और ये हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने यह रिपोर्ट तैयार किया तो उनका सुझाव जो था आदेश जी, वो सुझाव कहता है कि जो 2633 जो जातियां जो निर्धारित की गई हैं, जो पहचान की गई हैं, उसमें से जो 97 संपन्न पिछड़ी जाति हैं उसको 27 में से 10% रिजर्वेशन दे दीजिए और उसके बाद जो बचते हैं आपके पास 17% उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए, जिससे कि
अति पिछड़ा, वंचित या पूर्णतः वंचित जो हैं, इन लोगों को जो है आरक्षण का बराबर लाभ मिल सके। तो रोहिणी आयोग की बात सरकार ने अभी मानी नहीं है, वह रिपोर्ट चली गई है। वरिष्ठ पत्रकार लोग कहते हैं कि अगर यह रिपोर्ट सरकार मान लेती है, सरकार इसे लागू कर देती है, तो काफ़ी हद तक जो आरक्षण के नाम पर जो चीज़ें वंचित रह गई हैं, जो जातियां, जो समुदाय के लोग इसका लाभ दर्ज तो है कि लेंगे लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। तो रोहिणी आयोग को मान लेने में सरकार को भी फायदा है और जो लोग वंचित हैं उन्हें भी फायदा है। और उसके बाद जो सवाल उठ जाता है आदेश जी, ये तो आरक्षण की बात हो गई, लोग विरोध क्यों करते हैं, इसको लेकर कभी सोचें? क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जैसे गरीब सवर्ण आरक्षण जो तय किया गया कि गरीब को, सवर्णों को भी आरक्षण देना चाहिए, तो उसमें अभी कुछ कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाते हैं। लेकिन गरीब सवर्ण आप हर एक जात में क्यों नहीं देख रहे हैं कि क्या कितनी असमानता है? आप अमीर हैं तो अमीर हैं, आप गरीब हैं तो गरीब हैं, तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? वही तो मुझे भी ये जानना है कि देखा जाए अगर तो आरक्षण देने का एकमात्र जो सामाजिक दृष्टि से तो नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से होता है। मेनली आपको नौकरियों में आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार में अभी भी कई ऐसी जातियां हैं जो कि आरक्षित दायरे में हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक स्तर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। शायद से ही आपको कोई वहाँ पर गरीब दिखाई दे। तो क्या बिहार को अपना जो आरक्षण मॉडल है उसको एक बार समीक्षा करने की जरूरत है? जो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि इसमें इतना देना चाहिए, क्योंकि बिहार में ओबीसी में आप कितनी जातियों को देखेंगे। मैं एग्जांपल में बता दूं कि जो वैश्य वर्ग हैं उसमें आप देख लें, जो सोनार वर्ग हैं उसमें देख लें, फिर से यादव में भी देख लें आप, तो इतने उनमें धनाढ़ लोग हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिकली दोनों रूप से काफी मजबूत हैं। तो क्या बिहार में समीक्षा होने की जरूरत है कि नहीं, कि केंद्र की राय देने से पहले? बिल्कुल, बिहार में भी इसकी ज़रूरत है। केंद्र को अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारा मॉडल बहुत बढ़िया है, और आपने भी कहा कि कई जातियां वंचित हैं। तो अगर इनको लगता है कि हमने जो सोशल इंजीनियरिंग की है, हमने ओबीसी से ईबीसी निकाला है, तो दलित से महादलित निकालने की बात हो गई, इन सबको निकाल करके आप क्या इनको फायदा पहुंचा पाए हैं? अगर फायदा नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर सरकारी आंकड़े, तो ओवरऑल आंकड़े हैं ये, ओवरऑल आंकड़े तो ये कहते हैं कि आप तो आरक्षण इस चीज के करने के बावजूद भी आप उस आरक्षण का लाभ उन सभी लोगों के पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जो अपने वर्गीकरण का आपने जो ये आंकड़ा आप दिखा रहे हैं कि अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, पिछड़ा वर्ग 12%, अति पिछड़ा 18%, ये सब है। लेकिन इसका धरातल पे आपको दिखता है क्या? कुछ हमें तो नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं एक नजरिए को फिर से बदला जाए? आरक्षण पर लेकर के जो रिपोर्ट, जिसे केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तय की है, उन्हें लगा कि बहुत सारे लोग वंचित रह गए इसका लाभ लेने से। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि इनको उपवर्गीकरण किया जाए। उपवर्गीकरण किया जाए तो 4 कैटेगरी में बांट दिया जाए, जिसमें से एक कैटेगरी वो रह गई थी, 27 में से 10% उनको दिया जाए जो क्रीमी लेयर वाले होते हैं, बाकी 17% में उन लोगों को बांट दिया जाए जो वंचित हैं, पूर्णतः वंचित हैं, अति पिछड़ा है। तो इनको भी सोचना पड़ेगा, इनकी पॉलिसी अगर इनको बेस्ट लगती है तो हमें उस हिसाब से। सर, एक और प्रश्न है कि केवल जो आरक्षण की बात की जाती है वो नौकरियों में ही की जाती है या फिर पढ़ाई में की जाती है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप देख लीजिए ओबीसी जो है 35% रिजर्वेशन है, वो संसद में और विधानसभा इस सब में नहीं दिया जाता है। तो आखिर केवल एक नौकरी और पढ़ाई, यहीं पर केवल रिजर्वेशन देने से सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हर जगह भागीदारी सुनिश्चित तो करनी ही पढ़ाई से पढ़ाई शुरुआत है। इसमें अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो वैसे मुझे लगता है कि पढ़ाई में आरक्षण जैसी चीज तो होनी नहीं चाहिए थी। पढ़ाई में अगर आरक्षण देते हैं तो आप उसके कम काबिलियत को आप आगे प्रोत्साहित जरूर कर देते हैं कि आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन प्रमोट होने जैसा फीलिंग आएगा उससे। अगर वो पढ़ सकता है, मानसिक रूप से कमजोर कोई बच्चा है, तभी तो आप उसको आरक्षण इस हिसाब से दे दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि वो किसी न किसी कारणवश पढ़ नहीं पाया तो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गुणवत्ता आगे जाके खराब होगी कि नहीं होगी। तो पढ़ाई पे आरक्षण को तो थोड़ा ब्रेक लगना ही चाहिए। उसके बाद रही बात नौकरी में, चलिए ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने सैकड़ों साल संघर्ष किया। कहा जाता है कि सवर्णों ने उन्हें दबाया, दबा कुचला बनाया, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनको वो समाज में स्थान नहीं मिल सका। चलिए आरक्षण दीजिए आप, लेकिन ये क्या, आपने आरक्षण दिया, नौकरी पे आरक्षण दे दिया, उसके बाद उसका बेटा आरक्षण ले रहा है, उसका बेटा आरक्षण ले रहा है। तो अजय आलोक ने जो ट्वीट किया कि एक बार जो किसी परिवार को आरक्षण मिला, उसने अपने आप को सुदृढ़ कर लिया, तो उनके बच्चे को अब सामान्य रूप से आगे बढ़ने दीजिए ना।
आप उन्हें बार बार आरक्षण के नाम पर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रमोट करवाते रहेंगे, तो वो तो खुशी खुशी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जड़ जो है अभी भी कमजोर रहेगा। भागीदारी सुनिश्चित क्या सिर्फ ऊंचे ओहदे पर बैठने पर पैसे दे देने से तो नहीं होगा, लेकिन जब तक मानसिक विकास नहीं होगा, उसका आप समुचित विकास नहीं कर पाएंगे तो कैसे हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि ये लोग आगे बढ़ें, लेकिन जो अन्य स्तर हैं, जैसे कि आपने विधानसभा, लोकसभा, इन सब चीज़ों की बातें की कि यहाँ भी वह आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, उसकी भागीदारी हो, तो दीजिए आरक्षण, वहाँ तो जरूरी है। अगर आपका पढ़ाई और नौकरी का नेतृत्व सही है तो विधानसभा, लोकसभा में भी आरक्षण दीजिए, वहाँ आरक्षण दे करके फिर उठाएं अपने समाज की बात, मुद्दे को सामने रखें, लेकिन इस शर्त के साथ आगे बढ़ें। जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो ये कहा गया था कि इनकी समीक्षा करते रहिए और ये जब लगे कि चीज़ें ठीक है तो खत्म कर दीजिए, लेकिन इसको आरक्षण को राजनीतिक लाभ के तहत इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कहा गया अब लाइफ टाइम आरक्षण रहेगा। क्या भारत देश इतना कमजोर है कि अब कितने साल तक ये आरक्षण को झेलता रहेगा? सर, नीतीश कुमार हमेशा जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं। 1931 में इसका हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में, और अंग्रेजों ने ही इस पर रोक लगा दिया। और उसके बाद भी आज़ाद भारत में भी लगभग 7 जनगणना हुई, लेकिन नहीं किया गया जाति आधारित। क्या कारण है नहीं किया गया, और क्यों नीतीश कुमार इस पर जोर दे रहे हैं हमेशा? देखिए, जातिगत जनगणना इसलिए भी जरूरी है आदेश जी, क्योंकि अब जाति की बात कर लेना कि अब हर वर्ग में आपको, हर जात में आपको गरीब मिलेगा, पिछड़ा मिलेगा, जो शोषित है, वंचित है, मिलेगा। क्योंकि इसकी जनगणना नहीं हो पा रही है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर वाकई में कौन पीड़ित है, वाकई में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। अगर जाति के आधार पर आपको पता चल जाएगा तो आंख मूंद करके ओबीसी, ईबीसी ये बढ़ा देना, उसमें शामिल कर देना कि नहीं आप लाला हैं चाहे कुछ हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब जाति का आंकड़ा आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं लोगों को आरक्षण में भी मदद मिलेगी, जो चीज़ें पिछड़े हैं उसको फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि राजनीतिकरण इसमें भी हो जाता है, क्योंकि जातिगत चीज़ें सामने आएंगी तो जहाँ पे बिहार हो, यूपी हो, यहाँ क्या है, कास्टिज्म पॉलिटिक्स है। तो कास्टिज्म पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि यादव मेरा वोट बैंक है, कुर्मी में हमारा वोट बैंक है, तो इसमें ब्राह्मण से हमें वोट मिलता है। तो ऐसे में तो जो आरक्षण की बात आएगी तो ब्राह्मण की भागीदारी बढ़ सकती है, राजपूतों की भागीदारी बढ़ सकती है अगर जात की बात आएगी। तो ऐसे में इन तबके की अगर भागीदारी अगर बढ़ने लगेगी, इनकी बात आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनका हिस्सा कटेगा जो अब तक इसका लाभ लेते आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता हो जाती है कि अगर हमने आरक्षण में इस पैटर्न को ला दिया, जातिगत आरक्षण के पैटर्न को ला दिया, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये तबका हमसे नाराज हो जाए, इसका वोट हमें ना मिले। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी है। अगर ऊपर से नीचे तक अगर ये बात फैल जाए कि नहीं लाना ही है, जातिगत जनगणना करके फिर से आरक्षण पर पुनर्विचार करना ही है, और उस हिसाब से आरक्षण को वर्गीकृत करना, जैसे रोहिणी आयोग ने कहा कि 4 भागों में वर्गीकृत कर देना है, तो वैसे ही अगर ये लोग वर्गीकृत कर लें, चीज़ों को समझाएं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत हद तक जो आरक्षण के नीचे लोग दब जाते हैं, जिसका फायदा और आरक्षण होते हुए भी नहीं ले पाते हैं, वो भी खुश होंगे, उन्हें भी आरक्षण का फायदा मिलेगा, और जो अब तक इस सूची में शामिल नहीं हो पाए उन्हें भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। बढ़ाइए फिर आगे। तो ये थी हमारी आरक्षण पर चर्चा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार मॉडल लागू हो, लेकिन इन सब के पीछे आरक्षण का जो लाभ है वो वंचित उठा पाए या ना पाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका लाभ जो है वो नेता उठाए हैं। भारत के जो भी राजनेता हैं, इसकी बदौलत वो कितने सालों तक कुर्सी पे बने रहे, शासन करते रहे, लेकिन उनके ही जाति और उनके ही वर्ग के लोग की स्थिति जो है आज भी वैसी ही बनी हुई है। और आरक्षण देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसे छेड़ना कोई नहीं चाहता, उसमें सकारात्मक परिवर्तन ही करना चाहता है, कोई भी नकारात्मक परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं करता है। अब देखने वाली बात है कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 10 साल के लिए प्रावधान किया गया था, कब तक चलता है और इसका जो मूल उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राप्त करना, कब तक प्राप्त करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।